Hello guys, I hope you all are doing good. So in this video we are going to start our chapter 10 NIOS class 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। लाइक वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट, एवरी एसोसिएटेड थिंग विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कौन कौन होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, कौन कौन नहीं होता, वी विल बी सीइंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए, और ये पार्ट 1 रहने वाला है। ठीक है, आपका काम ये बनता है यहाँ पर अब कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। Now, before we proceed to learn more about Union Executive, first thing that you need to understand, we have already covered various aspects. For example, हमने cover कर लिया emergency provisions, where we have seen what are the powers of the president with respect to emergency. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट, वी हैव लर्नड अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वो चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली। डीपीएसपीज हमने पढ़ ली है। ठीक है, डीपीएसपीज देख ली, फंडामेंटल ड्यूटीज देख ली। इट मीन्स दैट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नाउ वी विल बी सीइंग यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि यूनियन में हम देखेंगे कि हम लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, इसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सभापति जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अब सभा उसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में देखनी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पार्लियामेंट है हमारी, देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है, पहली होती है हमारी प्रेसिडेंट, दूसरी हमारी लोकसभा, और तीसरी राज्यसभा, या फिर रीशफल भी कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये इसमें या तो आप पहले राज्यसभा रख लीजिए या फिर प्रेसिडेंट रख लीजिए। बेसिकली हम जो कंसिडर करते हैं वो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, बिकॉज दिस इज द हायरार्की विच वी यूजुअली फॉलो और विच इज बीइंग फॉलोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जब भी बिल अगर जनरेट होता है, कोई एक विधेयक लेकर आया जाता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले लोकसभा में जाता है एंड द डिस्कस इज कंडक्टेड अपॉन दैट पर्टिकुलर बिल इन द लोकसभा। ठीक है, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है। दैन प्रेसिडेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको हस्ताक्षर करें उस पर या नहीं करें। ठीक है, तो पार्लियामेंट में 3 चीज़ होती हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी जो बोल सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, पार्लियामेंट का, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए शुरू करेंगे अभी, मगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें इस तरीके से देखो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए या कहीं पर भी आप पढ़ेंगे, मैं आपको फ्री में ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। बस आपकी ड्यूटी बनती है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और दूसरी चीज़ ये कि पढ़ना ज़रूर है मन लगाकर। ठीक है, जो मेहनत है ना, जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो वसूल होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप अपने पेपर में बैठेंगे, अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देख लिया, आप अपने पेपर में बैठेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। चलें आगे, चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई ना आपको कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं ये। ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है ना, देखिए एग्जीक्यूटिव में क्या आता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, क्योंकि ये ही रियल एग्जीक्यूटिव हैं जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट भी एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर ही, मगर वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। रियल एग्जीक्यूटिव जो है हमारे, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद लेजिस्लेचर, दैट यू ऑलरेडी नो, जुडिशरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद एक और होता है, दैट इज दी हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो भी हमारे जो है ना यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ठीक है, वैसे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यही होते हैं हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट। मगर आपकी बुक में पता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में नहीं दे रखा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल एग्जीक्यूटिव का पार्ट दे रखा है। इसमें बता रखा है आपको आपकी बुक में कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है उसको आपको पता है कि केंद्र सरकार बोल सकते हैं,
ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उनको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। दे आर बीइंग कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, इन वेरियस स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। मगर यहाँ पर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना वो मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए, मैंने आपको बता दिया है, इफ़ इट इज़ नॉट रिटन इन योर बुक, आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। चले आगे, चलिए। अब बात आपको पता चली कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारे पार्लियामेंट के एक इंटीग्रल पार्ट हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, ये सिंबल होते हैं एक तरीके से यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडारिटी नेशन का। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। चलें आगे, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और हेड ऑफ द लोकसभा भी होते हैं। और जहाँ पर भी किसी भी कमेटी कोई भी बनाई जाती है ना पार्लियामेंट में, अगर वो उसके मेंबर हैं तो वो उसे हेड करेंगे। ठीक है, यानी एक तरीके से वो गवर्नमेंट के भी हेड हैं, लोकसभा के भी हेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी हैं। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है, ये तो हेड ऑफ द स्टेट है, पूरे इंडिया के हेड है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो ना सुप्रीम कमांडर भी हैं, किनके, जो हमारे पास विंग है ना, आर्मी और नेवी और जो है दूसरी कौन सी, एयरफोर्स, ये इसके कहीं ना कहीं हेड भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, आप मानकर चलिए, अब आपकी कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसमें जो ना, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को प्रेसिडेंट बनाना है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना कहीं एक तरीके से उसमें पाई जानी चाहिए, तभी उसको एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीज़ें, पहली चीज़ की वो सिटीजन ऑफ द कंट्री होना चाहिए, कि इंडिया का सिटीजन होगा, देन ओनली ही विल बी एबल टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि इस उस पर्टिकुलर मैन की या पर्सन की 35 ईयर की जो एज है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी वो कौन थी, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का तो आपको पता होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बताइएगा। ठीक है, चलिए, वैसे चलिए मैं ही बता दूँ, वो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, अब आप मुझे उनका पूरा नाम बताइए कि नीचे कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेंबर है ना, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता है, ठीक है, इसको जो ना एक इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं ये क्वालिफाई करे इस चीज़ के लिए कि उसे लोकसभा का मेंबर भी बनाया जा सके। और वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कहीं ना कहीं लगा हुआ नहीं होना, उसकी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ही शुड नॉट बी द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो जो पर्सन है वो एक प्रेसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट री इलेक्ट भी हो सकता है। अगर मानकर चलिए अभी करंट के जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो यहाँ पर वो री इलेक्ट भी हो सकती हैं सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जैसे कि प्रणब मुखर्जी थे, वो आगे चलकर प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। कब, जब हमारे वो APJ अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अब एक गवर्नर जो होता है स्टेट का, वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। मिनिस्टर हो, ठीक है, यूनियन का, वो भी बन सकता है, और स्टेट का भी वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है। यानी अपने प्रेसिडेंट के कॉन्टेस्ट के लिए वो खड़ा हो सकता है, इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। तो ये जो ना कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होते, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो पब्लिक सर्वेंट है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट को जो ना, प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो जाता है, इलेक्शन हो जाने के बाद, ये जो ना प्रेसिडेंट साथ ही साथ दो चीज़ें नहीं संभाल सकता। अगर उसने मान के चलिए पहले वो एक मिनिस्टर हुआ करता था, आज वो प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालने के लिए खड़ा हो गया है। ठीक है, जिस समय वो ओथ लेगा ना, प्रेसिडेंट की ओथ ग्रहण करेगा, शपथ ग्रहण करेगा, उस समय से वो उसकी जो दूसरी पोस्ट है ना वो खारिज हो जाएगी, वो वैकेंट हो जाएगी, और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लिख रहा है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो सेम टाइम पर दो जगहों पर जो है कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट का दारोमदार नहीं संभाल सकता है। ठीक है, दो जगह पर अपने मेंबरशिप नहीं शो कर सकता, इसलिए उसको जो ना दूसरी का, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट हो, अगर वहाँ पर वो मेंबर है तो उसको उसकी जो पदवी है वहाँ की वो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब बस सुनते जाइए, कहानी की तरह ही सारी चीज़ें हैं, जस्ट अपने वो कहानी की तरह सुन ली, दैट इज़ इनफ। ठीक है, फिर तो आपकी बुक में लिखी ही हुई हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट को मानकर चलिए वो ओथ तो ले लेगा, मगर उसके इलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार होना चाहिए। अब देखिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में एक सिस्टम होता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उसमें एक और श्रृंखला होती है, दैट इज दी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये हमारी कंट्री में यूज़ होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर आपको बस यहीं पर से ये समझना है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए यूज होता है। मगर ये भी हो सकता है कि कभी आपके दिमाग में ये भी आया क्या ये सिस्टम किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ होता है? जी हाँ, हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने के लिए भी ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे देन आई विल बी टीचिंग यू ऑल द रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उनको इलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज यानी सेपरेट चीज़ें होती हैं जहाँ से वो इलेक्ट होकर आते हैं। ठीक है, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज का भी आप सर्च करें ना तो आप कंफ्यूजिंग में आ जाएंगे कि ये इलेक्टोरल कॉलेज आखिर होता क्या। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद रखना, बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी कि एक सेपरेट फिनोमिना होता है जिसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट करने के लिए जो वोट देते हैं ना, जैसे कि हम जो है प्राइम मिनिस्टर यानी जब नेशनल इलेक्शन होते हैं तो उस समय पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। ठीक है, अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तो हम चुन लेते हैं, चलो ठीक है, उनको हम चुनते हैं, मगर यहाँ पर प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट को जो चुनते हैं वो हमारे द्वारा जो चुने गए नुमाइंदे हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, वो वोट डालते हैं। और जब विधानसभा या फिर हम बोल सकते हैं स्टेट के इलेक्शन आते हैं ना, विधानसभा यानी स्टेट के जो इलेक्शन आते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उस समय पर जब हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना स्टेट असेंबलीज में, वो वोट डालते हैं। अब जितने भी स्टेट्स हमारी कंट्री में उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो वोट डालेंगे, और जो यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग दिल्ली दिल्ली और पौंडुचेरी में ही लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके मेंबर जो है ना वो वोट डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर बैठे हैं ना वो वोट डालेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए लोकसभा में जो पीपल बैठे रहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट में जो होते हैं वो भी हमारे द्वारा चुने जाते हैं। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई कि दोनों ही हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और वो अलग अलग तरीके से, क्योंकि यूपी में जब इलेक्शन होंगे तो वो नेशनल लेवल पर नहीं हो रहे हैं, वो स्टेट के इलेक्शन है, अलग हैं। ठीक है, अब दोनों ही जो नुमाइंदे हैं वो हमारे द्वारा चुने जा रहे हैं, एक पार्लियामेंट में बैठा है और दूसरा हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात तो आपको समझ कि दोनों ही चुने गए। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों की वोट जो है ना, इन दोनों का वोट सिस्टम है, लाइक जितनी पावर लेजिस्लेटिव जो एमएलए है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठा है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी पावर जो है ना वोटिंग की उसको इक्वल करना होता है पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, पार्लियामेंट के मेंबर लोकसभा में जो बैठे रहते हैं उनके साथ इक्वल करना होता है। तो इस चीज़ के लिए क्या करा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, उन्होंने कुछ एक सीक्रेट फार्मूला लेकर आए, अपनाया उन्होंने, और जिसके बाद उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, तो उस फार्मूले के हिसाब से आज उनकी सबकी वोट इक्वल करी जाती हैं, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। सिंपली वैसे तो वोटिंग हो जाती है यूं ही कि हमको पता है कि कौन कौन वोट डालेगा। ठीक है, मगर जब काउंटिंग होती है ना तब ये सारी चीज़ें काम आती हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए ये जो सिस्टम था ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज़ कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है, एमएलए हैं, उनकी जो वोटिंग वैल्यू कितनी है। ठीक है, यानी उनको जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कितने हैं। ठीक है, वो सिंपल सी चीज़ है, जब हम पूरे के पूरे टोटल मेंबर देख लेंगे, टोटल पॉपुलेशन स्टेट की कितनी है वो देखेंगे सबसे पहले, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं वो देखेंगे सबसे पहले। सपोज कीजिए यहाँ पर कि, और इनको डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, ये एक फार्मूला था जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए हैं उनकी वोट को काउंट करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने फाइंड आउट करा था, प्रोपाउंड करा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सपोज कीजिए कि एक स्टेट है पंजाब, उसकी पॉपुलेशन है 1,35,51,060। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1,35,51,060 जो पॉपुलेशन है इसको डिवाइड करा जाएगा विधानसभा में जो सीटें हैं। ठीक है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें हैं वो है 104, इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आता है हमारा 130290, फिर 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद 0 था। ठीक है, अब ये तीन संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया तो हमें मिल गई एक एमएलए की इस स्टेट में वैल्यू कितनी है 130। ठीक है, 130। और ये जो पीछे वाली संख्या ना अगर ये 50 से ज़्यादा आती है यानी 50 से अबव आती है, ठीक है, 50 से अबव आती है तो इसको हम एक और सीट के माध्यम से काउंट कर लेते
वही ये हो जाती फिर 131, मगर इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ये जो है ना लो है किससे 50% से, यहाँ पर लिख भी रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें एक एमएलए की वैल्यू पता चल गई, दैट इज दी 130, ठीक है। अब ये जो एमएलए की वैल्यू है, सारे एमएलए, अब हमारे कंट्री में कितने एमएलए हैं, अब आपको ये भी पता करना होगा। हमारे जितने भी राज्य हैं सबको एक बार उठाया जाएगा पूरी की पूरी, अगर हम ये पता कर लेंगे ना कि पूरे राज्य में सीट कितनी फैली, देखिए जैसे कि मानकर चलिए गुजरात में जो सीट है वो 182 हैं, ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से हमें वहाँ के जो एमएलए की जो वैल्यू है ना वो पता चल जाएगी इस फार्मूले से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब ऐसे ही अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीट की जो वैल्यू है, यानी सीट जो है उत्तर प्रदेश में तकरीबन तकरीबन 400 अब है, 403, ठीक है। अब यहाँ के उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन यहाँ रखेंगे ऊपर और ये जो 403 है यहाँ पर रखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे 1000, तो हमें तो एक जो एमएलए की वोट का वैल्यू है ना उत्तर प्रदेश में वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब जितने भी एमएलए हैं कंट्री में सबको इकट्ठे करी जाएंगे, सबकी वोट जो सबकी वैल्यू है ना वोटों की वो इकट्ठी करी जाएगी, उसको काउंट कर लिया जाएगा। काउंट करने के बाद हमें फिर राज्यसभा यानी लोकसभा के मेंबर की यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वोट की वैल्यू है ना वो निकालनी, क्योंकि वो भी तो वोट देंगे ना, कहाँ पर देंगे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ना ये हमने देखिए एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली, अब कुछ तो क्रिटिक्स ये भी कहते थे कि हम सीधे जो है ना पार्लियामेंट के जो पीपल हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर बैठे हैं ना इनसे इलेक्ट करवा लेते प्रेसिडेंट को। मगर यहाँ पर जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही इलेक्ट करवा लेंगे प्रेसिडेंट को, तो इससे क्या होगी, जो पार्टी मेजोरिटी में पार्लियामेंट में अपनी गवर्नमेंट बनाए बैठी है ना वो अपना ही एक पेशिंदा लेकर आ जाएगी, अपना ही एक नुमाइंदा खड़ा कर देगी और उसी को इलेक्ट कर लेगी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हटाने के लिए यहाँ पर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना वो भी वोट डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वोट है ना उस वोट वैल्यू को काउंट करना है। वो कैसे पता करेंगे कि टोटल मेंबर्स जो जिनकी जो वोट्स मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो जो मेंबर थे ना उन सबकी जो टोटल वैल्यू है ना वोट की वो काउंट कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से इकट्ठी कर लेंगे, जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, जितने भी लोग बैठे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है कि यहाँ पर देखिए बोथ हाउसेस, यहाँ पर आपको बोथ हाउसेस कंसिडर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, सपोज कीजिए कि टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी एमएलए ना उनकी वोट का जो वैल्यू है ना सम है वो ये है, ठीक है। वो ये है 5,44,971, ठीक है, दैट इज द 5,44,971, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना किससे, 776 से, ठीक है। जब 776 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो इनकी जो वोट वैल्यू है ना वो निकल कर आ जाएगी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वोट वैल्यू वो कितनी है, ठीक है। इस तरीके से दोनों जो है ना दोनों के बीच में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है यानी पूरी कंट्री में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स में उनके मेंबर्स की पार्लियामेंट उनके मेंबर्स यानी एमएलओ की जो वोट वैल्यू के साथ ये जो वोट वैल्यू है ना कहीं काउंट हो जाएगी, पैरिटी में आ जाएगी, क्योंकि टोटल वोट वैल्यू के साथ ये भी आ रही है, ठीक है। अब ऐसा जब होगा तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक तरीके से समानता खड़ी हो जाएगी ना, समानता स्थिरता हो जाएगी, ठीक है। जब समानता कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो जाएगी तो फिर जब अगर ये वोट देंगे ना तो एक तरीके से पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरी के पूरे लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जितने भी कंट्री में लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से हम इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्शन का कि ये प्रेसिडेंट जो है ना ऐसे इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर जो ना जो ये कौन कौन वोट डालते हैं, सॉरी वोट डालते हैं, ये जने वोट डालते हैं और कैसे डालते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है उसका। यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम फॉलो करा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मानकर चलिए एक पर्टिकुलर, ये देखिए जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पर जो ना एक मानकर चलिए कि एक हमारे प्रेसिडेंट ही तो इलेक्ट होने वाले हैं। अब काफ़ी सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो खड़े होते हैं, यानी दो कंटेस्टेंट अगर खड़े हुए, मानकर चलिए ये दो हैं कंटेस्टेंट, ये एक बैलेट पेपर है, ठीक है, यहाँ पर दो ब्लॉक बने हुए हैं, यहाँ पर ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैलेट पेपर जो है ना हर एक बंदे को दे दिया जाएगा, हर एक बंदे को दे दिया जाएगा, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव के जो असेंबली के मेंबर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको दे दिया जाएगा। और वो अपनी प्रेफरेंस जताएंगे कि सबसे पहली चीज़ जगह पर वो किसको चाहते हैं, ठीक है। वो अपनी प्रेफरेंस देंगे कि 1 नंबर इसे और 2 नंबर इसे, ठीक है। तो ऐसे वो अपनी प्रेफरेंस देंगे और ये सीक्रेट तरीके से होता है ना।
कि बताते नहीं किसी को भी हमने किसको प्रेफरेंस दी है, ठीक है। जब ये वोटिंग हो जाती है ना, वोटिंग हो जाने के बाद जब वो अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं तो वो प्रेफरेंस कहाँ कहाँ पर देते हैं, अब ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कि जब भी स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है ना वो स्टेट की कैपिटल में देंगे, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दिल्ली में देंगे, ठीक है। वोट अपनी कास्ट करेंगे, ठीक है। वोट देने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब वो वोट दे देंगे उसके बाद जो है ना उन वोट्स को काउंटिंग होगी। जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा अपनी वोट दी होगी, यानी सबसे पहली प्रेफरेंस जो मिली होगी सबसे ज़्यादा, और फिर वो उसको इलेक्ट घोषित कर दिया जाएगा। मगर मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना एक कोटा डिसाइड होता है, एक कोटा जिसको बोलते हैं कोटा, ठीक है। कोटा बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर चीज़ है कि मानकर चलिए कि 2 पर्सन खड़े हुए हैं कंटेस्टेंट में, 2 इलेक्शन, यानी मानकर चलिए एक ही जना खड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट हमारे खड़े होने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट को लिया जाएगा और जो टोटल नंबर ऑफ वोट है ना वो पोल्ड हुई हैं तो उससे डिसाइड करा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 इंसान खड़े होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इलेक्टोरल कोटा कैसे डिसाइड होगा कि कितना कोटा होना चाहिए, ठीक है। कि एक पर्टिकुलर बंदे को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके पास कितना कोटा होना चाहिए, कितनी वोट उसे हासिल करनी है, ठीक है। ये बात आप समझिए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोट कि किस किस ने वोट दिए, कितनी वोट डली है, 1000 में डली है, 20,000 डली है, 30,000 डली हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होगी, ठीक है। +1 जो हमारे प्रेसिडेंट है, एक बंदे को इलेक्ट करना है तो यहाँ पर एक बंदे को लिया जाएगा, फिर यहाँ पर +1 यहाँ पर कर देंगे। ये एक फार्मूला है कोटा निकालने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है ताकि जो टोटल आए ना पूरे का पूरा यहाँ पर उसमें एक प्लस कर दें ताकि 50% अबव पहुँच सके, ठीक है। अगर नहीं बैठती हैं तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करा जाता है ताकि हम एक कोटे को निकाल सकें। अब हमारे यहाँ पर तो सिंपल हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्हीं को इलेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पर आपकी बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज़ दी कि मानकर चलिए कि टोटल वैलिड वोट जो है ना 20,000 वोट कहीं ना कहीं डाली गई हैं, ठीक है। 20,000 वोट डाली गई हैं टोटल। अब 20,000 वोट उसमें हम ये अगर पूरा का पूरा नीचे लगाते हैं कि 1+1, 1 हमारे प्रेसिडेंट और 1 एक फार्मूले का हिसाब से, ठीक है। दूसरा हमें क्वेश्चन निकालना है कि अगर अगर यहाँ पर 10,000 आ जाती हैं, 10,000 आ जाती हैं, 10,000 तो काफ़ी सालों के नंबर आ जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर हम एक बढ़ा देंगे ताकि एक तरीके से हमें 50% से ऊपर मार्जिन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 एक वोट अगर किसी की आ जाएगी ना तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट होने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सपोज कीजिए 4 मेंबर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। 4 मेंबर यहाँ पर खड़े हुए हैं ABCD, ठीक है। अब 4 मेंबर को वोट दी गई हैं, ठीक है। हमारा जो थ्रेशोल्ड कोटा है वो है 1,000 10,001 अगर वोट किसी को मिल गई तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाएगा। अब ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बता रहा हूँ कैसे सिंगल ये ट्रांसफर कैसे होती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे लीस्ट वोट किसको मिली है, बी को 2,000 वोट मिली है, तो यहाँ पर सी को 4,000 वोट मिली और डी को 5,000 वोट मिली। अब यहाँ पर जो बी है सबसे लीस्ट वोट हासिल करने वाला बंदा बना है ये, ठीक है। ये यहाँ पर जो 20 है ना 2,000 है, इसको यहाँ से हटाया जाएगा कि भाई तू साइड में आ, और इसकी जो 2,000 वोट है ना, 2,000 वोट जिसने डाली है ये वोट, ठीक है। अब ये जो 2,000 वोट है ये जिसने डाली है इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है ना उसको देखी जाए, क्योंकि ये तो वैसे ही गया क्योंकि ये तो इलेक्ट होने वाला है नहीं। अब जिन्होंने इसको वोट डाली है उनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी कि इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है। अब मानकर चलिए इसमें से जो कुछ बंदे हैं 1100 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड प्रेफरेंस जो अपनी दी है वो ए को दी है, तो 1100 जो है लोग वो ए के खाते में चले जाएंगे, और 400 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस बी को दी है, ठीक है। वो बी के खाते में चली जाएंगी वोट। अब जो सेकंड प्रेफरेंस देने वाले 500 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो वोट है वो सी को दी है सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो 500 सी के खाते में चले जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होगा कि यहाँ पर टोटल वोट किसकी ज़्यादा आ रही हैं, ए की जो है वो थ्रेशोल्ड क्रैश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम देख सकते हैं कि 10,000 एक से ज़्यादा वोट अगर किसी के खाते में आ रही हैं तो वो ए है। इस तरीके से वोट जो है ना ट्रांसफ़र होती रहती हैं। अगर यहाँ पर मानकर चलिए जो थ्रेशोल्ड होता 20,000 होता ना, तो 20,000 आने तक वो हम सी को एलिमिनेट करते और इसकी वोट का बंटवारा कर देते सेकंड प्रेफरेंस में, ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आएगी। तो इसी तरीके से जो ट्रांसफ़र है ना वोटों का ट्रांसफ़र जो होता रहता है तब तक जब तक हमारा जो एक कैंडिडेट है वो विन नहीं हो जाता, यानी जीत नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि वोटिंग कैसे होती है और इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि और वोटिंग करता कौन कौन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का टेन्यूर है और रिमूवल कैसे होता है,
पहली चीज़, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रेसिडेंट 5 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। मगर हाँ, ये भी होता है कि प्रेसिडेंट जो है ना वो दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं, 2 बार भी, 3 बार भी। मगर हमारे यहाँ पर जो ना एक तरीके से एक ट्रेडिशनल प्रथा चली हुई है कि 3 बार से, 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट बनता ही नहीं है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट जो इंडिया थे, उनके जो प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो 2 टर्म तक रहे थे, ठीक है। अब जो हमारे फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थे वो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट जो है इनका टेन्यूर तो आपको पता चलिए 5 साल का होता है, मगर 5 साल के बीच में कभी ये भी हो सकता है कि वो बीमार पड़ सकते हैं, या उनकी डेथ हो सकती है, या फिर उनका रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर वो इम्पीच करे जा सकते हैं, ठीक है। उनको हटाया जा सकता है अपनी पोस्ट से, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस समय पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए कि अगर प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करते हैं अपनी टर्म से पहले, तो उनके ऑफिस को संभालेगा कौन, उनके ऑफिस को कौन संभालेगा, तो उस समय के लिए, उस समय से जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो संभालेंगे, वो संभालेंगे जब, कब तक, जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। जैसे कि मान कर चलिए आज रेजिग्नेशन दे दिया, आज रेजिग्नेशन दे दिया, तो कल से प्रेसिडेंट, कल से सदन जब लगेगा तो कौन संभालेगा प्रेसिडेंट की जो वो है पदवी, कौन संभालेगा, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो संभालेंगे, ठीक है। क्यों, और उसी समय से जब से वो रेजिग्नेशन देंगे ना, उस समय से उसके अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने चाहिए, ये मैंडेटरी है। प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन हो जाएंगे तो दोबारा से वहाँ पर प्रेसिडेंट आकर बैठ जाएंगे, फिर से वो 5 साल तक अपने जो कार्य है अपना संभालेंगे प्रेसिडेंट का, ठीक है। और वहाँ से वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हट जाएंगे, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट जो है फिर राज्यसभा में जाकर बैठ जाएंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट की पद संभालते हैं ना, तुरंत ही वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें उनको कोई भी कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना उनको अगर कोई एक पर्सन जो है प्रेसिडेंट बनता है तो उनको ओथ वगैरह भी लेनी होती है, ठीक है। ये भी आपको बात समझनी। देखिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर इलेक्शन में कोई भी घपलेबाजी होती है ना प्रेसिडेंट का, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है, सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ें करेगा वहाँ पर, कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होते हैं इलेक्शन के, अगर इलेक्शन में कोई भी इशू आता है प्रेसिडेंट के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट के पास कुछ इम्यूनिटीज़ वगैरह भी होते हैं, बट हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाता है ना, तो एक तो तरीका होता है उनको इम्पीच करा जाए। इम्पीच करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, अगर उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, क्योंकि जब वो ओथ लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ना शपथ लेते हैं वो, कि वो जो है ना कहीं ना कहीं पूरी पूरी एलिजियंस दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, और जो इंडिया में जो पीपल रह रहे हैं उनके प्रति, ठीक है। और फेथफुली अपना जो ऑफिस है वो उसे संभालेंगे और प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को, ठीक है। और अपने आप को जो ना, जो लोग हैं इंडिया के, उसकी उनकी जो वेलबींग है उसमें अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को लगा कर रखेंगे, कि कहीं ना कहीं वो सुनिश्चित कर सकें जो इंडिया के लोग हैं उनकी वेलबींग, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करते हैं, ठीक है, तो उस समय पर जो है उनको इम्पीच करा जा सकता है। मगर इम्पीचमेंट जो एक इम्पीच जो करा जाएगा ना, उसके लिए इनको इम्पीच जो है ना, इसकी इनकी जो चार्जशीट कहीं किसी भी सदन में फाइल करी जा सकती है, ठीक है। सच अ रेजोल्यूशन चार्जिंग प्रेसिडेंट वायलेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी पास बाय मेजोरिटी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर चार्जशीट जो फाइल हुई है ना किसी भी सदन में, उसके रिगार्डिंग उसको जो ना दोनों सदन से कहीं ना कहीं मेजोरिटी से पास होना है, ठीक है। अगर वो पहले हाउस से पास हो जाती है मेजोरिटी से, तो दूसरे हाउस में जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो प्रेसिडेंट के पास ये भी है कि वो अपनी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बैठ सकें और उसमें अपने आप को डिफेंड भी कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ भी प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ यही लिखी है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। अब ये जो इम्पीच करा जाता है, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट एक तरीके का क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें कहीं ना कहीं एक पब्लिक पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं अपनी उसकी पदवी से हटाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, चलें आगे, चलिए। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी थी अपनी आपकी बुक में, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है अमेरिका का, ठीक है, जिसे हम लोअर सदन भी बोलते हैं, लोकसभा जैसे कि हमारे यहाँ पर है, ठीक है। और जो अब राज्यसभा है, जो अपर हाउस है हमारे यहाँ पर, और यूएस में उसको बोलते हैं सेनेट, द सेनेट, ठीक है। तो ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अगर सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर दी जाती है, ये चार्जशीट पूरी की पूरी प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है ना अपनी पावर खो देगा और अपनी जो मतलब दोबारा से उसके इलेक्शन होंगे, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट को, इलेक्शन तो आपको पता, सॉरी रिमूवल तो आपको पता चल गया कैसे कैसे रिमूव करा जाता है प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट के द्वारा। मगर प्रेसिडेंट जो है ना अपने टेन्योर से पहले भी इम्पीच हो सकता है। अगर देखिए जब उसके 5 ईयर कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले
6 महीने पहले ही उसके इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए जाते हैं, ताकि प्रेसिडेंट जब रिटायर हो, जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं यानी चल रहे हैं, ठीक है, प्रिवेलिंग प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रचलित प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अपनी पावर से जब हटें तो तुरंत ही दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पावर संभाल लें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है इन द वे, और ये प्रेसिडेंट कुछ कारण से इलेक्शन रुक जाते हैं, तो उस समय पर पता क्या होता है कि ये जो प्रिवेलिंग प्रेसिडेंट है ना, वो तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आ जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन दे देते हैं तब वाइस प्रेसिडेंट पिक्चर में आ जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाता है तो इलेक्शन अगले 6 महीने में होने चाहिए, तब तक वाइस प्रेसिडेंट पिक्चर में रहते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तब भी वाइस प्रेसिडेंट पिक्चर में रहते हैं। अदरवाइज अगर कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होता है, वॉइड वगैरह होती है, उनकी तबीयत वगैरह खराब होती है, तब भी वाइस प्रेसिडेंट पिक्चर में होता है। मगर क्या हो अगर वाइस प्रेसिडेंट ही ना हो, ठीक है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट अगर उस समय पर खाली होते ना, तो उस समय पर क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं हैं तो उस समय पर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। मगर जब भी कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा या प्रेसिडेंट की एक्टिंग करेगा, तो उस समय पर उसको जो एमेल्यूमेंट्स या अलाउंसेस मिलेंगे वो प्रेसिडेंट वाले ही मिलेंगे, ठीक है, सैलरी वगैरह। मगर उसको प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठने से पहले शपथ जरूर ग्रहण करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट वाली, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर और तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी और की एक और चीज़ बची है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वो भी जो प्रेसिडेंट के पास इम्यूनिटीज़ बचती हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, वो आप पढ़ लीजिएगा, आप अपने आप से थोड़ा सा क्रॉसेस कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं, कि इनके अगर प्रेसिडेंट वो बने हुए हैं यानी वो प्रिवेलिंग प्रेसिडेंट है, इनकम्बेंट हैं, ठीक है, तो उस समय पर उनके खिलाफ कोर्ट में कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो सकती, या उनको कुछ भी आंसर देने के लिए कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है। और जो प्रेसिडेंट हैं यानी प्रिवेलिंग प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट हैं, ना तो उनको अरेस्ट करा जा सकता है जब तक वो प्रेसिडेंट हैं, ना उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो सकती है तब तक वो प्रेसिडेंट हैं। कब तक? जब तक वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन नॉट बी आस्क्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है किसी भी कोर्ट में जब तक वो प्रेसिडेंट हैं। अगर ऐसा होना, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, तो उनको 2 महीने का नोटिस पीरियड दिया जाना चाहिए, 2 महीने पहले तक नोटिस पीरियड, यानी अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो उससे 2 महीने पहले आपको नोटिस पीरियड देना होगा, ठीक है, तभी उनके अगेंस्ट कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। उनकी पर्सनल एक्ट के लिए अगर आपको पनिश वगैरह भी करना है तो उसके बाद जो है ना, आपको फिर भी जो है उनको बताना होगा। तो ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे, चलिए। तो आपका ये जो चैप्टर है वो आधा कंप्लीट हो गया। देखिए प्रेसिडेंट वाली जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, 2 पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, आपको समझाना भी होता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अब प्रेसिडेंट्स की पावर बची हैं और कुछ नहीं बचा है, प्रेसिडेंट की पोजीशन बची है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है, दैट यू नीड टू अबाइड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।